हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट चैप्टर चल रहा है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ लिए थे। आज के सेशन में बात करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है आपका, जहां आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। मैटर, उसकी केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, डेफिनेशन ऑफ बेसिक एसआई यूनिट्स। इसके अलावा आपने कुछ और क्वांटिटीज यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज देखी थी, मास, वेट, टेम्परेचर। इसके अलावा एसआई यूनिट्स पढ़ी थी क्वांटिटी के, और उनके सिंबल्स आप लोगों ने देखे थे। साइंटिफिक नोटेशंस की हमने बात की थी, और उनमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस किस प्रकार किए जाते हैं वो हमने यहाँ से सीखे थे। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सीखे थे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे थे, जहां पर आपने बोला था कि पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, जो एंटोनी एल लेवोजियर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके अनुसार यह बताता है कि अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आपका जो द्रव्यमान होगा वो संरक्षित रहता है। ओके। देन आपका सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी आप जिसे कहते हैं। ये नियम आपका क्या कहता है कि कोई भी जो रासायनिक यौगिक है, चाहे वो किसी भी विधि से बनाया जा रहा हो, उसमें जो तत्व हैं वो तत्वों का हमेशा द्रव्यमान का एक निश्चित अनुपात रहता है। ये आपका फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस द्वारा दिया गया था। ओके। थर्ड आपका लॉ था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो 1803 में जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया था, जिन्होंने क्या बोला कि जब कोई भी दो तत्व आपके दो से अधिक रासायनिक यौगिक बनाते हैं, तो उन रासायनिक यौगिकों में जब एक का आप द्रव्यमान फिक्स कर देते हैं, तो जो दूसरा तत्व होता है वो एक सरल अनुपात में आपको देखने को मिलता है, या एक पूर्ण संख्या का आपको वहां पर अनुपात द्रव्यमान का देखने को मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल आपने देखा था, जहां पर दोनों जगह देखो एलिमेंट फिक्स है आपके, कार्बन और ऑक्सीजन है, और दोनों में हो क्या रहा है कि कार्बन का जो द्रव्यमान है आपका वो निश्चित है, वो फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन का मास बदल रहा है। और ऑक्सीजन के मास का दोनों जगह अगर आप रेशियो देखेंगे तो 1:2 का रेशियो आ रहा है, यानी एक सरल पूर्ण संख्या का अनुपात आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके। चलिए नेक्स्ट आपका गै-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गै-लुसाक का गैसीय आयतन संबंधी जो नियम है उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। 1808 में ये गै-लुसाक द्वारा दिया गया था, इसीलिए उनके नाम पर इसको गै-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम कहा गया। उन्होंने कहा कि जब गैसें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कंबाइन होंगी या फॉर्म होंगी, तो वे आयतन के अनुसार एक सरल अनुपात में ऐसा करती हैं। जैसे हमने आपका HCl का एग्जाम्पल लिया कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला करके हाइड्रोजन क्लोराइड आपका बनेगा। ठीक है। तो वहां पर आपने बोला कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक एक मॉलिक्यूल आ रहा है, और आपका जो HCl बनेगा वो 2 बनेगा, तो 1:1:2 का आपका रेशियो वहां पर आ रहा है। तो ये एक कैसा अनुपात है? ये एक सरल अनुपात है। ठीक है। इसके अलावा अमोनिया का आप लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला करके अमोनिया हमारी बनती है। तो नाइट्रोजन के जो मोल्स हैं यहाँ पर जो यूज किए गए वो 1 है, हाइड्रोजन के 3 हैं, और बनने वाली अमोनिया कितनी बन रही है? 2 मोल्स उसके बन रहे हैं। ठीक है ना। तो इससे 1:3:2 का आपको रेशियो मिल रहा है। ये भी आपका एक सरल अनुपात है, किसी भी प्रकार की फ्रैक्शन नहीं है, डेसिमल नहीं है अनुपात में, सरल अनुपात आपको देखने को मिल रहा है। ओके। तो ये आपका गैसियस लॉ था। देन हमने एवोगैड्रोस लॉ की बात यहाँ पर की थी, जो कि 1811 में एवोगैड्रो द्वारा दिया गया था, जिन्होंने क्या कहा कि समान तापमान और उसी सेम प्रेशर पर सभी जो गैसेस होती है जिनकी समान मात्रा में समान संख्या में अणु होने चाहिए। यानी कि क्या बोला गया, अगर तापमान फिक्स कर दे, आपका जो दबाव है वो भी फिक्स कर दे, यानी टेम्परेचर प्रेशर आपका फिक्स कर दे या सेम रखें, उस सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर अगर आप दो अलग अलग गैसेस ले रहे हैं और दोनों के वॉल्यूम भी सेम है, यानी मात्रा सेम ली गई है, तो उनमें अणुओं की संख्या भी समान होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है। या अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर दिया है या सेम रखा है, और आपने 1 लीटर ऑक्सीजन गैस ली है, 1 लीटर उसका वॉल्यूम बता रहा है। ठीक है। तो 1 लीटर में सपोज n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां पर हैं,
तो अगर आप कोई भी और गैस लेंगे ऑक्सीजन के अतिरिक्त, वहां पर उसका आयतन भी 1 लीटर लेंगे और सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर उसको रखेंगे, तो उसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके n होंगे। ओके, तो यानी कि समान होंगे। इससे हमारा एक्सप्रेशन में निकला था v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, v बाई n इज इक्वल टू k, जहां पर k आपका क्या था, कांस्टेंट था। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था। चलिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं। इनका नाम बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं। एटॉमिक थ्योरी आपने पहले भी पढ़ी है इनकी, तो वही सब कुछ है जो आपने 9th क्लास में एक बार पहले पढ़ा होगा। जॉन डॉल्टन ने 1808 में पब्लिश किया था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी, ओके, जिसमें उन्होंने क्या किया, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर को प्रपोज किया, यानी कि उसको बताया कि क्या होगी मैटर की एटॉमिक थ्योरी। तो मैटर की एटॉमिक थ्योरी को समझने से पहले हमने मैटर को समझ लिया था। ठीक है, अभी समझना आवश्यक है एटम क्या है। तो एटम की संकल्पना जितनी अभी तक आप लोगों ने देख रखी है कि एटम आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल, आपने बोला था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का। ओके, देन आप उसको इनडिविजिबल बोलते थे। फिर आपने क्या कहा कि ये तो डिविजिबल है, यानी कि इसको डिवाइड किया जा सकता है। जब आपने उसको तोड़ा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स निकले। ठीक है ना। इसके अलावा आपने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जितनी पहले पढ़ी है उसको ही थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे। द मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आर एज फॉलो। ठीक है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें से पहला है मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। ठीक है, तो जो पहले मैंने आपको बताया कि आपने पढ़ा हुआ है कि एटम जो है वो इंडिविजिबल यानी अविभाज्य कण होता है और एक्सट्रीमली स्मॉल या स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है आपका, तो वो डाल्टन द्वारा ही कहा गया था। उन्होंने क्या बोला, कोई भी जो पदार्थ होता है वो पदार्थ आपका छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और वो जो सूक्ष्मतम कण है पदार्थ का वो क्या होगा, परमाणु होगा, यानी कि एटम होगा। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला कि इनडिविजिबल पार्टिकल भी है। इनडिविजिबल यानी अविभाज्य कण, जिसको विभाजित नहीं किया जाता, वो इतना छोटा है कि उसको आप फर्दर डिवीजन में नहीं ले जा सकते या उसको आप बांट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, उन्होंने ऐसा बोला। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर के बना है। परमाणु आपका पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है और अविभाज्य कण है, ये उन्होंने पहली बात उसमें अपनी थ्योरी में लिखी थी। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड उन्होंने बोला एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, दैट इज दे पोजेस सेम साइज, शेप, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। इससे क्या समझ में आता है, कोई एक तत्व है वो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर के बना होगा। आप एटॉमिसिटी पढ़ते थे ना एलिमेंट्स की, कि अलग अलग डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, तो एक कोई एलिमेंट है उसमें बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं। ठीक है ना, वो बहुत सारे एटम्स जो किसी तत्व में हैं वो सारे आइडेंटिकल नेचर के होंगे। आइडेंटिकल नेचर से क्या समझते हैं हम, यानी कि एक समान होंगे सारे एस्पेक्ट्स में। और सारे एस्पेक्ट्स क्या क्या होंगे, उन सभी परमाणुओं का शेप एक जैसा होगा, साइज एक जैसा होगा, उनका एटॉमिक मास एक जैसा होगा, एटॉमिक नंबर की बात करते हैं वो एक जैसी होंगी, और वो जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज को पजेस करते हैं वो सारे आपके एक समान होंगे किसी भी एक एलिमेंट के, जितने भी एटम हैं उनके लिए। समझ रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, पहली चीज, पहला पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि कोई भी जो पदार्थ है, ये आपका कोई पदार्थ है, ठीक है, ये आपके छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार के इसमें छोटे छोटे कण होंगे। उन्होंने बोला इसमें से हम एक सूक्ष्मतम कण ले लेंगे, ये सबसे छोटा कण है, इसको हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, यानी इसके हम अगर हम टुकड़े करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। इसके बाद उन्होंने साथ ही क्या बोला कि जो दूसरा पॉइंट है वो बताता है कि कोई भी जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट ले लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें जितने भी परमाणु होंगे ऑक्सीजन के वो सारे आइडेंटिकल नेचर के होंगे। अगर ये ऑक्सीजन है तो इसमें सारे परमाणु ऑक्सीजन के ही होंगे। क्लियर। और इन सब का शेप एक जैसे होगा, एक समान होगा, साइज जो होगा वो समान होगा। अगर एटॉमिक मास की बात करते हैं तो सभी एटम का मास यानी कि द्रव्यमान समान होगा। इसके अलावा एटॉमिक नंबर सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज जो ये रखती हैं वो सारी एक समान होंगी। क्लियर। इसके अलावा
अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, एक तत्व है आपका, तो इसमें भी जितने परमाणु होंगे आपके, वो आपके सारे आइडेंटिकल नेचर के होंगे, यानी एक तत्व के परमाणु एक समान होते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। क्लियर? क्या बोला? पहली चीज, एटम इंडिविजिबल है और स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये बोला। दूसरा उन्होंने बोला अगर हम किसी एक तत्व को लेकर चल रहे हैं तो उस एक तत्व के जितने परमाणु हैं वो सारे एक समान होंगे, उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, दैट इज दे पॉजेस डिफरेंट साइजेस, शेप्स, मासेस, केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। ओके, इससे क्या समझ आता है? अभी हमने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एग्जांपल लिया था, उन्हीं को ले लेते हैं। एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन तत्व आपका ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन के का जो तत्व है, नाइट्रोजन जो आपका तत्व है, उसके जो परमाणु है वो सारे नाइट्रोजन के हैं। सेकेंड पोस्टुलेट आपका कहता था कि एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम है वो सारे समान है। थर्ड पोस्टुलेट आपका कह रहा है कि जहां पर आप दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो दोनों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न है। ये तो सही बात है ना, दोनों एक दूसरे से भिन्न तो है। ऑक्सीजन का परमाणु लेकर चलो तो वो उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का अलग है, एटॉमिक नंबर अलग है, साइज अलग होगा, शेप अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। उसी प्रकार से नाइट्रोजन का परमाणु है वो ऑक्सीजन से भिन्न होगा, उसका एटॉमिक मास कुछ और है, एटॉमिक नंबर कुछ और है, केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी कर रही हैं, डिफरेंट है आप बोल सकते हो, डिफरेंट है आप बोल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग या भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं, आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, वो सारे एस्पेक्ट्स में या सारे रिस्पेक्ट में आपके डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं एक दूसरे से। दैट इज, इसका मतलब है दे पॉसेस डिफरेंट साइजेस, इनके अलग अलग तत्वों के अलग अलग परमाणुओं के अलग अलग आकार होते हैं, आकृति अलग होती है, मासेस द्रव्यमान अलग होते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी अलग अलग होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स may combine with each other in a fixed simple whole number ratio to form compounds। तो ये कौन सा है आपका? ये आपका वही लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है जो कहते हैं कि तत्व आपस में कंबाइन तो होंगे लेकिन उनका एक सिंपल होल नंबर रेशियो वहां पर पाया जाएगा या फिक्स्ड मास का रेशियो पाया जाएगा और वो कंबाइन होकर के एक आपका कोई केमिकल कंपाउंड बना रहे होंगे, ठीक है ना। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग तत्वों के अलग अलग परमाणु, में कंबाइन, जुड़ सकते हैं आपस में, विद ईच अदर इन अ फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स, एक साधारण सरल पूर्ण संख्या के अनुपात में, और तब वो आपका एक यौगिक बनाएंगे। जैसे हमने क्या बोला यहाँ पर, आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, दो तत्व हैं, दोनों के अलग अलग परमाणु हैं। हाइड्रोजन के आप दो परमाणु ले लेते हैं, ऑक्सीजन का एक परमाणु ले लेते हैं, तो ये दोनों मिलकर के आपका H2O बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं कि जो H2O है उसमें हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एक एटम है, तो 2:1 का एटम्स का रेशियो आएगा, अनुपात आएगा 2:1 का, ठीक है। यानी दो हाइड्रोजन के परमाणु एक ऑक्सीजन के परमाणु से आपका कंबाइन हो रहा होगा। क्लियर है? चलिए इसी प्रकार अगर आप मास का रेशियो देखते हैं तो वो भी आपका फिक्स रहता है। नेक्स्ट है आपका, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, Dalton's theory could explain the law of chemical combination। ओके, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड, एटम को आप बना नहीं सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। ओके, तो ये पूरा आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, इसको जल्दी से नोट करेंगे फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए अब ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, लिमिटेशंस क्या क्या थी या किन चीजों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे जब उन्होंने एटॉमिक थ्योरी अपनी दी, तो उस एटॉमिक थ्योरी में क्या कमियां रह गई थी वो उन पे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ओके, ड्रॉबैक्स,
सिंपल सी बात है, पहली चीज उन्होंने टाइनी पार्टिकल बोल दिया था उसको कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जबकि फर्दर जब स्टडीज हुई, अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स आए, तो उनमें हमने देखा कि एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, तो ये उनकी कमी थी कि वो इसको बता नहीं पाए थे। इसके अलावा जो उन्होंने एटम कंबाइन होते हैं उसको वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, यानी कंपाउंड तो फॉर्म कर रहे हैं लेकिन उसको एक्सप्लेन इनकी थ्योरी नहीं कर पाई थी। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि एक कोई एलिमेंट है उसके सारे एटम आइडेंटिकल होंगे, मास में, एटॉमिक नंबर में, डेंसिटीज में। अगर ऐसा है तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स भी तो बनते हैं, उनके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ओके, तो हमारा पहला ड्रॉबैक है द थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन हाउ एटम्स combine with different elements to form a group। तो इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ओके, सेकंड है आपका Dalton fails to explain isotopes as isotopes have different masses। ओके, आइसोटोप्स में आपके अलग अलग मास हैं, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। He claims that all the atoms have identical masses and densities। ओके, तो ये दो ड्रॉबैक मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। इसके अलावा कोई भी एटम है आपका, उन्होंने उसको इंडिविजिबल बता दिया था, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को अच्छे से समझा। आने वाले सेशन में जो इसमें कुछ टर्म्स आई हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इन सब टर्म्स पर हम लोग बात करेंगे। अगर एटम है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, एटॉमिक मास होगा। अगर एटम एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं तो उस मॉलिक्यूल का भी कोई मास होगा। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग थोड़ा घर से देख कर आएंगे। और आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।